Good morning, class. Now today we will start the chapter National Income and Related Aggregates. So first of all, we should know about the term of national income. So what is national income? It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. ठीक है, डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक डेफिनेशन से बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो आपकी कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम is the sum total of factor income. Already we discussed about the factor income. अभी फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, factor incomes earned by normal resident of a country during the period of an accounting year. एक डेफिनेशन लर्न करेंगे, एक डेफिनेशन से आपके बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ पे आगे फॉलो होंगे. ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में हमने क्या देखा कि हम कह रहे हैं कि दैट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि सम है किसका? फैक्टर इनकम का. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि फैक्टर इनकम्स आपकी क्या होती हैं. जैसे हमने कहा कि आपका जो लैंड है, लैंड से हमको क्या मिला? रेंट. ठीक है, देन उसके बाद जो लेबर है उन्हें क्या मिला? आपका वेजेस. एंड द थर्ड आपका कैपिटल, जिससे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है. एंड द लास्ट वन एंटरप्रेन्योर, उसको क्या होगा? प्रॉफिट. ठीक है, दीज आर दी फैक्टर इनकम्स. So national income is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country. Means जो भी लोग आपकी जो है विद इन दी आपकी टेरिटरी में रह रहे हैं और हमारी जो भी एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज में, ठीक है, उसको हम यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट्स कहेंगे. ठीक है, जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के लिए. ठीक है, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सेकेंड फॉर्म, पहला हमने कहा द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. सेकेंड हमने कहा अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. देन थर्ड वन आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन अकाउंटिंग ईयर. मींस जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे आपका जो भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा है. ठीक है, जैसे हमारा हम यहाँ पे कहते हैं कि आपका 1 अप्रैल से, एज एन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 1 अप्रैल आपका, जैसे हमने कहा आपका 23 चल रहा है, तो 1 अप्रैल आपका 2023 से जो आपका 31 मार्च 24 तक टाइम पीरियड होगा. तो इसके बीच में हमने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आपकी जो भी फैक्टर इनकम्स आई हैं, ठीक है, उन सबका जितना भी टोटल अमाउंट है वो आपका किसके अंदर आता है? नेशनल इनकम के अंदर आता है. ठीक है, अभी हम एग्रीगेट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल्स भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें नेशनल इनकम तो हम इसे कहते हैं NNPFC. ठीक है, मीन्स नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट. जब हम बात करें फैक्टर कॉस्ट की, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट. अब हमने यहाँ पे बताया अभी आपको कि फैक्टर इनकम्स की अगर हमने बात करें तो फैक्टर इनकम्स क्या है? आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्या है? फर्म्स जो है वो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है.
ठीक है, अब वो प्रोड्यूस कर रही है टू दी हाउस होल्ड्स, और हाउस होल्ड्स क्या है आपके ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर सर्विसेज जो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो आपका वो कंपनसेशन एम्प्लॉइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब हमारे यहाँ पे दूसरा जो टर्म आया था, हमने यहाँ पे बात की थी नॉर्मल रेसिडेंट। ये क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्मल रेसिडेंट आखिर हमने किसे कहा, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा हम यहां पे बात करते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे हम बात करें नॉर्मल रेसिडेंट्स की, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होंगे, जो भी इंडियंस हैं, ठीक है, वो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स जितने भी हैं आपके, दे आर वर्किंग, ठीक है, विद इन द टेरिटरी मीन्स विद इन इंडिया एंड फॉरेन एम्बेसीज, ठीक है, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ठीक है। जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज हैं, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज कहां पर, आपकी इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कोई जापान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर और यहां पे कोई इंडियन वर्कर जापान एम्बेसी में वर्क कर रहा है, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने कहा कि वर्किंग इंडियन वर्किंग इन कहां पर, आपके जितने भी आपकी जो भी फॉरेन एम्बेसीज है, ठीक है, इन इंडिया, यहां पे ध्यान में रखना है, इन इंडिया, ठीक। देन उसके बाद हम बात कर सकते हैं, अगर हम यहां पे दूसरी इसी के साथ अगर हम डिफरेंस का सबसे अच्छा मेथड ये होता है, जब भी हम डिफरेंस लर्न करें तो हम इसको ना सेपरेट कर दें। सेपरेट करने से क्या होता है, अगर हमने एक लर्न करा तो सेकंड हमको जो है उसका सेकंड का हमें खुद ही वहां पे आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो वहीं पे नॉन रेसिडेंट्स की अगर हम बात करते हैं ऑफ इंडिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, जितने भी आपके जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, जो भी लोग फॉरेनर्स हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, ठीक है। मीन्स क्या है, फॉरेनर्स हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कहां काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, और जो इंडिया की एम्बेसी है दैट इज इन कनाडा, सपोज इट इज इन कनाडा और जापान, अमेरिका, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कहा कि एम्बेसी किसकी है, इंडिया की है, लेकिन कहां पर है, कनाडा में है। वहां पे जो भी फॉरेनर काम कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। और वहीं पर हम जब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पे जो भी आपकी फॉरेन एम्बेसीज हैं लेकिन वो इंडिया के अंदर हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोग वर्क कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो एक पार्ट क्लियर हो गया कि कौन आपके वर्किंग के अंदर आएंगे, कौन आपके फॉरेनर्स आपके वर्किंग में आपके नॉर्मल के अंदर आएंगे, कौन आपके नॉन रेसिडेंट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो जो आपके इंडियंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी लोकेट हुई है इंडिया में, ठीक है, इंडियंस हैं और इंडिया में लोकेट है आपकी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जो वर्क कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। जबकि नॉन रेसिडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो भी फॉरेनर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है वर्ल्ड हेल्थ की, ठीक है, वहां पे कोई फॉरेनर्स आकर काम करते हैं तो वो आपके नॉन रेसिडेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे एज अ जॉब उनको जो है वर्क के थ्रू उनको यहाँ पर इंडिया में भेजा गया है, ठीक है, वो आपके इंडिया के नॉन रेसिडेंट्स कहलाएंगे। क्लियर। देन इसी टाइप से अगर हम जैसे का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है,
ठीक है। इस तरह के जो इंडिया में ऑफिसेज ओपन है, वहां पे इंडियन वर्कर हैं, इंडियन पर्सन वहां पे वर्क कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा। जबकि नॉन रेसिडेंट्स में हम क्या देखेंगे कि आईएमएफ का कोई फॉरेनर पर्सन यहाँ पे वर्क करता है, इंडिया के अंदर उसको भेजा गया है, तो वो नॉन रेसिडेंट्स कहलाता है। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपके फॉरेन सिटीजन्स हैं, ठीक है, लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो वो आपके कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन रेजिडेंट्स की, तो क्या हो जाएगा? तो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हैं इंडिया में काम करने के लिए, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, तो वो आपके नॉन रेजिडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहां पे अभी हमने कहा कि द फॉरेन citizens living in India for a period of more than 1 year। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, हम देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो इंडिया में क्या होता है, काफी ज्यादा चीप होता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कनाडा से कोई यहाँ पर इलाज के लिए आया है या किसी अदर कंट्री से कोई इंडिया में इलाज के लिए आया है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गया। ठीक है, नहीं, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे अगर चाहे उनको 1 साल से ज्यादा भी हो गया है ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन वो फिर भी नॉन रेजिडेंट्स के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहते हैं ना कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होना चाहिए, तो उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। इसीलिए आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम में नॉन रेजिडेंट्स का, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक और नेशनल की। अभी सिंपल ये क्लियर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे when we are talking about the domestic, it means we are talking within the territory, means territory भी ना लिखकर हम इसको इंडिया लिखे तो that is the best। ठीक है, तो डोमेस्टिक का मतलब क्या है? इंडिया के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर मतलब हमारे जितने स्टेट्स हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है, सबके अंदर हम इसमें बात करेंगे हम डोमेस्टिक। जब हम बात करेंगे नेशनल, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट्स के थ्रू। तो यहां पर नेशनल में जब हम बात करेंगे तो देखिए, जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो विद इन द टेरिटरी आ गया। जो विद इन द टेरिटरी आया हमारा, उसको हम सिंपल कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहां पर जो विद इन द टेरिटरी के साथ साथ मतलब विद इन, एक तो हमने फॉर्म कह दिया कि विद इन इंडिया, प्लस एडिशन करते हैं ऑल एम्बेसीज जो हमारी बाहर है। ठीक है, जितनी भी एम्बेसीज हमारी बाहर है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि आपका जीडीपी आ गया है। ठीक है, प्लस इसमें हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? नेशनल के अंदर आ जाता है। तो डोमेस्टिक में ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ आपके इंडिया के अंदर की बात करेंगे, जबकि नेशनल में इंडिया के साथ साथ हमारी जो अदर एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज में है, तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। कि उससे पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तब हम उसके बाद एग्रीगेट्स को आगे फॉलो करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक जो है आपका, डोमेस्टिक आपको समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक इनकम मींस जीडीपी हमने जिसको कहा विद इन द टेरिटरी, एंड नेशनल इनकम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल हम यहाँ पर जो हमारी अदर फॉरेन में हमारी जो एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसीज है, उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले के थ्रू भी आपको बता दिया था, फिर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपकी जो नेशनल इनकम है इसमें क्या होगा? एनएफआईए एडिशन होता है। ठीक है, और जबकि अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में आपका एनएफआईए ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, क्योंकि उसी के बिहाफ में हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके
फॉलो अप किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या देखते हैं, डेप्रिसिएशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहां पर, इसको हम लोग यहां पर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, कंजप्शन consumption of fixed capital, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को हमने क्या कहा, आपका डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, सिंपल, ये इसको हम कहते हैं सिंपल जो आपकी टूट फूट हो जाती है, ठीक है, जैसे हम लोग मार्केट में गए और मार्केट में ऐसे हमने सपोज कीजिए हमने बंच ऑफ बनानास खरीदा हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग क्या डजन 1 डजन हम लोग यहाँ पर जो है बंच भी नहीं, हम लोग यहाँ पे 1 डजन जो है बनानास हमने परचेज करे, लेकिन जब हम घर में आए तो हमने देखा कि 2 उसमें से खराब थे, ठीक है, तो वो जो 2 खराब हो गए हैं वो सिंपल सा वर्ड्स में हम कह सकते हैं दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी हमारा जो है वो 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए 2-3 चीजें, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि किस टाइप का यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास 3 चीजें आएंगी, एक आपका होता है नॉर्मल, वियर एंड टियर, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और आपका अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अब हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, यहां पर कि डेप्रिसिएशन कैसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, मतलब अगर अच्छा पहले इन तीनों को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होगा, जैसे अभी आपको बताया हम मार्केट में गए, मार्केट से हमने कोई सामान परचेज करा, लेकिन हमने घर में आके जाके देखा, ये सपोज कीजिए आप एक अंडे की ट्रे परचेज करके लेकर आए हैं और जब हमने घर में आके देखा तो उसमें से जो है वो 2 अंडे जो है वो टूट गए, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका टूट फूट जो हो गई, वो आ गया आपका नॉर्मल वियर एंड टियर में, मतलब फट गया है, टूट गया है, खराब हो गया है, या हम लोग ने मतलब कुछ भी हमने आ रहा, कुछ सामान हम लोगों ने जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे घर तक आया, जब तक वो घर तक आया तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारा सामान जो है वो टूट फूट गया था, कुछ उसमें से खराब निकल गया था, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, जो आपका रिलेट करेगा टेक्नोलॉजी में, जैसे क्या था, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टाइम आपका पीरियड जैसे जैसे चेंज होता रहा, तो हमने कहा जैसे कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आने से क्या हो गया, काफी ज्यादा चेंजेस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो काम पहले मैनुअली होता था, ठीक है, जो मैनुअली यहाँ पर वर्क होता था, अब ये चीजें जो है आपकी फॉलो नहीं हो रही हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि पूरा जो मार्केट में हर जगह आपका जो है वो कंप्यूटर जो है काफी ज्यादा रनिंग फॉर्म में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमें टाइम टू टाइम क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, और यही जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। और जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका नेचुरल कैलामिटी, मतलब कोई भी आपकी कैलामिटीज आपकी हो जाती है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से नुकसान हो जाता है। नेचुरल कैलामिटीज आपकी यहाँ पे हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया है, फ्लड हो गया है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस हमें यहाँ पे, जैसे आपका कोरोना की हम बात करें, कोविड की बात करें, तो वो भी आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझेंगे। डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हमने कहा टूट फूट होता है, सिंपल सा देखेंगे यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पे लिखा GDP एंड उसके बाद हम बात करते हैं NDP, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है
ये क्या है, ये आपका ग्रॉस है, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर प्रोडक्ट, सेम। N फॉर चेंज हो जाएगा बस नेट, बाकी आपका ये वही है डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने क्या कहा, सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे क्या चेंजेस करे, अगर हम इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम G से N पर गए हैं। ठीक है, हम G से N पर गए हैं, तो जब हम यहाँ पे G से N पर गए हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमें सपोज जैसे ग्रॉस से हमें नेट निकालना है। इसका मतलब हमने जब आउटपुट किया, जब गोडाउन प्रोडक्शन हुआ था, तो उसका जो प्रोडक्शन था सपोज कीजिए वो 100 था, लेकिन जब हमारे पास वो हैंड में आया, जब हमने उसे चेक करने लगे तो हमने देखा कि उसमें से 20 जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, तो जो ये 20 यहाँ पर जो माइनस हो गया है वो आपका डेप्रिसिएशन था, टूट फूट जो हो गई है किसी भी कारण से। ठीक है, तो सिंपल सा जब हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे, जब हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे, एरो का ध्यान देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब आपका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहीं पर जब हम नेट से जब हम ग्रॉस में आएंगे, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टोटल हमने निकाल दिया कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ था, तब यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं, ठीक है, जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन हो गया है माइनस, जब हम नेट से ग्रॉस में आएंगे तब आपका डेप्रिसिएशन प्लस हो गया है। ठीक है, हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने कहा जीडीपी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है एनडीपी। ये जीडीपी, हमको निकालना है एनडीपी। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं रख रही हूँ कि एमपी एफसी कुछ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो हम सेम यहाँ पे रखते हैं, चलो हम यहाँ पे कम करते हैं, एमपी रख देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हमने यहाँ पे लिख दिया, इससे क्या होगा, दोनों के दोनों सेम है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम आगे क्लियर करेंगे अभी। तो अभी हमने सिर्फ क्या देखा कि जी एंड एन। ठीक है, तो अब हम क्या गए हैं, ग्रॉस से नेट में गए हैं। ठीक है, नेट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो गया है, माइनस हो गया। सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, अगर हमने यहाँ पे लिखा एनडीपी एमपी और यहाँ पे हमने लिखा जीडीपी एमपी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नेट चाहिए। देखिए बहुत इजी इसको फॉर्म बनाना है, ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोगों ने इस साइड पे हमने कुछ लिखा है, ठीक है, तो जैसे अब मेरा यहाँ पे जैसे ये लेफ्ट की तरफ हमने ये लिखा हुआ है, तो आपको राइट को इसको बैलेंस करना है। अब हाउ टू बैलेंस, ये आपको देखना है कि व्हाट कम्स। ठीक है, तो ग्रॉस से हमें कहाँ जाना है, नेट, हमें नेट चाहिए अब। ठीक है, तो नेट हमारे पास कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अच्छा हमें ग्रॉस चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, नेट हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, हम यहाँ पे कहाँ गए हैं, इस नेट से हम लोग ग्रॉस में आए हैं। ठीक है, दोबारा से समझेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। हमारे पास था जी डी पी एमपी, हमें बैलेंस करना है एनडीपी एमपी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, क्रॉस चाहिए यानी टोटल। जब टोटल चाहिए तो इसका मतलब जितनी भी टूट फूट है वो उसमें ऐड हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा यहां से कंफ्यूज होगा कि नेट से हमें क्या चाहिए, हमें निकालना ये है तो हमें ये फॉलो करना है। ठीक है, उस समय एरो इधर साइड लगा दिया था, तो ध्यान रखेंगे कि नेट से ग्रॉस, ग्रॉस चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहीं पे नेट निकालना है, एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी पर हमने रखना है, तो यानी क्या हो जाएगा, अभी हमें ग्रॉस से कहां जाना है, नेट में जाना है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे ये ग्रॉस है और यहाँ पर ये नेट है। ठीक, अब बात करते हैं हम सेकंड।
सेकेंड सिंपल हम बात करेंगे यहाँ पे NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां पे आपको दो चीजें यहां पे ध्यान में रखनी है कि ये NFIA की अगर हम बात करें तो NFIA कैसे आया, तो यहां पे NFIA क्या है, फीफा प्लस फीटा। अब ये फीफा एंड फीटा क्या होता है, देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमने भेजा है, यानी ये जो फॉर्म में आपके पास ये क्या है, प्लस है, मतलब हम लोगों ने क्या करा है, एक्सपोर्ट्स किया है, ठीक है, हम लोग जो भी सामान है जो हम लोगों ने क्या है, जो आपके पास जो है इनकम जो है आपके पास इन हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इनकम क्या हुई है आपकी, कम हो गई है, तो वो क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है आपका फ्रॉम और ये क्या आपका टू अब्रॉड। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है फीफा एंड फीटा, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब ये NFIA कहां लगता है, सिंपल, जैसे अभी कहा हमने GDP, अगेन MP, GNP, पहला वाला हम लोग लर्न कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके काम होगा। देन हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा, ग्रॉस, और यहां पे भी ग्रॉस, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चेंज हुआ सर, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी, जैसे हमने कहा डोमेस्टिक मीन्स विद इन द टेरिटरी, एंड फॉर नेशनल, नेशनल मीन्स विद इन द टेरिटरी एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी एडिशन हो जाएगा, हमारी जितनी भी एम्बेसीज हैं वहां से जितना इन पैसा हो रहा है वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं, हम कहां गए, डोमेस्टिक से नेशनल में, इसका मतलब क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में चले गए, NFIA जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। एंड व्हेन वी मूव नेशनल टू डोमेस्टिक इट मींस NFIA डिडक्टेड, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको यहां पर देखें हैं, हमने लिखा GDP MP, बैलेंस करेंगे GNP MP, ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या हमारा, हमें कहां जाना है, डोमेस्टिक में जाना है। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक में गए हैं, इसका मतलब डोमेस्टिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको इस नेशनल में से NFIA को माइनस कर देना है, और यहीं पर जब हम लोग GNP MP में हम लोग आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपके पास सब कुछ एडिशन है, यहाँ पे आपका नेशनल में एडिशन है, ठीक है, नेशनल में क्या था, NFIA ऐड था, और हमें क्या चाहिए, GDP चाहिए, हम डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब NFIA इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, हम इसको यहां से रिड्यूस कर देंगे। अब हम बात करें GNP MP, अब हमें यहां पर हमको गिवन है GDP MP, अब डोमेस्टिक से हमें कहां जाना है, नेशनल पे जाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अभी आपको बताया था, अगर आपके पास ये स्टेप से होगा, हमारे पास NFIA नहीं दे रखा है, सपोज कीजिए आपको फीफा एंड फीटा दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस फीफा माइनस फीटा, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज होगी आप उसको यहाँ पुट कर देंगे, माइनस प्लस जो भी आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो NFIA को हम लोग फीफा माइनस फीटा भी लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे हमें भी इसके बाद, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर हो गए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जो कंफ्यूजन है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं, बात पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हमने कहा नेट, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर हम बात करें इससे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस की, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली जो है जिस पर्सन पर लगाए जाते हैं, दोज हु लिव विद दे हैव टू पे,
मीन्स जिस पर लगाए जाएंगे वो उसको पेड करेगा, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे जीएसटी इज अ मेन एग्जाम्पल, है ना, बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि किसी पर लगाया गया था लेकिन कोई और उसको पेड करता है, तो वो हमारे होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जी डी पी एमपी। एमपी मीन्स एफसी लिखते हैं पहले, जीडीपी एफसी एंड जीडीपी एमपी। तो ये बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा है क्योंकि अभी हम सिर्फ एक एक करके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या देखते हैं कि अभी तक देखिए जीडीपी सेम, नो प्रॉब्लम, सेम, ठीक है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ आपका ये एफसी और ये एमपी। सबसे पहले तो ये एफसी है क्या, इसका मतलब है फैक्टर कॉस्ट, जबकि आपका दूसरा जो है एमपी, ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जहां पे भी फैक्ट्री में हम लोगों ने काम किया, हमने प्रोडक्शन यूज किया, ठीक है, तो वहां पर जो भी कमोडिटी थी उसके क्या क्या हमारी यहाँ पर टोटल आउटपुट आया था, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने एक मार्केट में हम लोगों ने क्या करा, एक बुक हमने यहाँ पर जो है पब्लिश करी और उस बुक का पूरा टोटल जो खर्चा जो हुआ है वो हुआ हमारे पास ₹150, ठीक है। हमने क्या करा, जो भी बुक की जो कॉस्ट आई हमारे पास, जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना भी हमारे पास, जितने भी फिनिशिंग करते करते टोटल उसका जो वैल्यू जो हमारे पास बन रही थी वो बन रही थी 150। लेकिन हमने वहां क्या देखा कि मार्केट में जब हमने उसको बेचा है बुक को, तो उसका जो प्रिंट प्राइस है जितनी की वो बिकेगी वो लिखा है वहां पर 180, ठीक है। कॉस्ट आई थी 150, यहां पर आया 180, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ गया, 30 का। अभी 30 का डिफरेंस कहां से आया, तो ये जो दैट इज 30 जो आपने ये एडिशनल है, ये क्या है, ये ही हमारा क्या है, नेट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्ट्री की में जो हमारे पास जो कॉस्ट थी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जो थी जब वो हमने मार्केट में मटेरियल को बेचा, जब हम लोग मार्केट में हमने जब उसको बेचा तो उसमें कुछ एडिशनल एडिशन हो गया है, तो वो जो एडिशनल था तो वो क्या होता है, जो हम टैक्सेस पेड करते हैं तो वो टैक्सेस की वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस,